गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारा न्यू चैप्टर उठा रहे हैं फ्रॉम ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अभी फॉर द चेंज वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर इन ज्योग्राफी। सो हियर इज़ द डेस्क of the chapters. There are total 25 chapters in your book. अगर हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यहाँ सबसे पहले जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद में वर्ल्ड में पाए जाने वाले कुछ ट्राइबल्स हैं, फिर पॉपुलेशन की बात करेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन आएगी, मीन्स कुछ जो चैप्टर्स होंगे वो वर्ल्ड से रिलेटेड होंगे। आफ्टर दैट इंडिया का बारे में आएगा, आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में और बाकी सब के बारे में। इसके बाद में कुछ जनरल टॉपिक्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, प्लानिंग। इसके बाद में लास्ट के 2 टॉपिक्स जो है ये आपको राजस्थान से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली आपको ये जो कोर्स है ये बहुत ही ईजी होने वाला है, चूँकि एक ही तरह के पर्सपेक्टिव आपको 3 जगह पे यहाँ पढ़ने हैं। जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसके बाद में इंडिया की पॉपुलेशन है, इसके बाद में राजस्थान की पॉपुलेशन है। तो केवल ये थोड़ी इशू रहेगी कि इसमें आपको कुछ फिगर्स का रहेगा, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आई थिंक ये बहुत ईजी होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो चैप्टर उठा रहे हैं वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, योर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके बारे में आपने 11th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा था जो कि ज्योग्राफी के बारे में था, जिसमें आपने ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को यहाँ पर स्टडी किया था। यहाँ स्पेशली हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में का नेचर क्या होता है, कैसे स्टडी की जाती है, क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के रिगार्डिंग स्टडी की जाती है, दैट इज़ द स्कोप। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो द ह्यूमन ज्योग्राफी इज सपोज टू बी अ बेसिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी हमारा मेन सब्जेक्ट है ये उसका बेसिक पार्ट है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 2 तरह की ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होती है और एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जो भी हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल पार्ट्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो उस हिसाब से ये एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी इज अ descriptive science in which the substances are studied in regional context। ये एक ऐसा ज्योग्राफी को भी एक साइंस माना गया है बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ, हमारी टोपोग्राफी, हमारे जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उन सब के बारे में स्टडी करता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ज्योग्राफी इज़ अ डिस्क्रिप्टिव साइंस इन विच द सब्सटेंसेज आर स्टडीड इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन क्लासेस। ये कुछ डेफिनेशन है इनकी की अलग अलग। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन क्लासेस एंड देयर इन्वायरमेंटल पावर्स। यहाँ पर ह्यूमन क्लासेस के बारे में स्टडी होती है कि अलग अलग ह्यूमन क्लासेस कौन कौन सी है। क्लासेस से मतलब है वर्ग, सेक्शंस। एंड देयर इन्वायरमेंटल पावर्स, उनके इन्वायरमेंट, उनके पावर्स, उनके इफेक्ट्स और उनके जो रिएक्शंस है उनको लेकर। साथ ही म्यूचुअली फंक्शनल रिलेशंस। म्यूचुअली फंक्शनल रिलेशंस का मतलब है कि नेचर और मैन, ह्यूमन, ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से कैसे ये रिलेटेड है बेस्ड ऑन द रीजनल बेसिस। ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। एक जो जर्मन ज्योग्राफर हुए हैं फ्रेडरिक रेड्जल, इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है यहाँ से ये क्वेश्चन। फ्रेडरिक रेड्जल जो है जर्मन ज्योग्राफर है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, जब ज्योग्राफी की स्टडी की गई तो उसके अंदर इसे 3 भागों में बांटा गया था, एनिशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न पीरियड। तो इसमें ये मॉडर्न पीरियड के जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो है
ह्यूमन जोग्राफी इज अ सिंथेसाइज्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में क्या रिलेशंस हैं उनको सिंथेसाइज्ड करके स्टडी जो करना होता है उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. यानी ह्यूमन ज्योग्राफी टॉक्स अबाउट द रिलेशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ. फ्रेडरिक हेर्ज़ल इज सपोज्ड टू एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी. हेर्ज़ल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफिक. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं एग्जाम के दृष्टि से. इसके बाद में एक अमेरिकन ज्योग्राफर हुए हैं, उनका नाम है एलन सैम्पल. उन्होंने डेफिनेशन दी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशंस ऑफ एगाइल ह्यूमन एंड कन्वर्टेबल अर्थ. अर्थ में जो परिवर्तन होते हैं उनमें, और जो ह्यूमन है जो कि क्विक है, एडवांस है, इनके बीच में कैसे म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशंस है उनको स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है. सो इजी डेफिनेशन है. लगभग हर तरह के लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है जो सेम ही है. और ये डेफिनेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से कि पूछा जा सकता है, या तो डेफिनेशन दी जा सकती है कि डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन किसने दी है वो बताना है. या फिर कोई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन ज्योग्राफर एलन सैम्पल. या फिर ये दिया जा सकता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशंस ऑफ एगाइल ह्यूमन एंड कन्वर्टेबल अर्थ. हु गेव दिस डेफिनेशन? तो आंसर हो जाएगा एलन सैम्पल. फाइन. इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एक फ्रेंच ज्योग्राफर की, जिनका नाम था विडाल डी ला ब्लाचा. ठीक है, तो इन्होंने कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स अ न्यू आइडिया ऑफ रिलेशंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन in which the physical laws controlling the earth and more synthesized knowledge of the mutual relations of living things residing on the earth are included. Means human geography एक new idea देती है अर्थ और ह्यूमन के बीच के रिलेशंस का, इन विच जिसके अंदर द फिजिकल लॉज कंट्रोलिंग द अर्थ, जिसके अंदर जो फिजिकल लॉज है ये अर्थ को कंट्रोल करते हैं, एंड मोर सिंथेसाइज्ड नॉलेज. और इस सब से क्या होता है, हमें और भी अच्छी जो प्योर या हम जिसे कह सकते हैं परिष्कृत जो नॉलेज है वो हमें मिलती है कि कैसे जो लोग हैं वो अर्थ के साथ में अपने रिलेशंस वहाँ पर और बेटर वे में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन का पोर्शन हो गया. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर पिक की है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेड है वो है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की मुख्य रूप से प्रकृति क्या होती है, क्या स्टडी किया जाता है इसमें. तो इन ह्यूमन ज्योग्राफी द मैन मेड थिंग्स विच आर सीन ऑन द अर्थ आर स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो सारी चीज़ें जो कि मैन मेड है और हमारी अर्थ पर देखी जाती है उन सबको स्टडी किया जाता है. ह्यूमन ज्योग्राफी रिमेन्स centralized on the ecological adjustment of different regions and regional constructions. जो भी रीजनल कंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी हमारे डिफरेंट रीजन्स के जो इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको ये सेंट्रलाइज करती है और सेंट्रलाइज करके उन्हें स्टडी करने का काम करती है. इट इज़ एनालाइज्ड इन ह्यूमन ज्योग्राफी दैट, ह्यूमन ज्योग्राफी में ये एनालाइज किया जाता है, ये विश्लेषण किया जाता है दैट व्हाट चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन ग्रुप रिसाइडिंग इन एनी रीजन इन एनवायरनमेंट. कहीं भी कोई भी ग्रुप जो कि वहाँ पर ह्यूमन ग्रुप रह रहा है उसके द्वारा क्या चेंजेस लाए गए उस क्षेत्र में और इन्वायरमेंट में, यानी पहले की जो कंडीशंस थी उनमें और उसके बाद ह्यूमंस के रेजिडेंस के कारण वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए, उन सबको यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है. ठीक है, सो इट्स अ ब्रॉड साइंस वी कैन से. नेक्स्ट जो हेड है वो है स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. एक बार मैं आपको इसका स्नैप्स दिखा देता हूँ ताकि अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ नॉट अ वेरी बिग पॉइंट. एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर होता है 1 या 2 नंबर का, वैसे मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से.
बट चूँकि ये बुक में था इसलिए मैंने आपको यह नोट डाउन किया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है कि व्हाट टॉपिक्स आर स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हेयर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड पब्लिक की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है या जो कल्चरल एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद में टाइम पीरियड की बात करते हैं, जो कि एक ग्रेजुअल सीक्वेंस है कि पहले क्या था, उसके बाद अगले कुछ टाइम पीरियड में क्या हुआ एंड देन, ठीक है। तो जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को 3 तरह से स्टडी करते हैं, एनिशियंट टाइम में, मेडाइवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में। तो द सेम थिंग, द टाइम पीरियड या ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हेड है वो है एडजस्टमेंट एंड रीजनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कैसे कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति है जब किसी इन्वायरमेंट में रहेगा तो उस इन्वायरमेंट के साथ उसके एडवर्स या उसके जो भी फेवरेबल इम्पैक्ट्स होंगे उनके साथ वो कैसे एडजस्टमेंट वहाँ बिठाता है, दैट इज ऑल्सो स्टडीड इन दिस टॉपिक, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड द लास्ट वन इज रिलेशन विद अदर रीजन्स। और वहाँ रहने के साथ ही केवल ज्योग्राफी या केवल अर्थ के साथ ही रिलेशन नहीं, इसके अलावा भी कई और फील्ड्स होते हैं जहाँ पर कि एक ह्यूमन बीइंग रहकर वहाँ पर उन सभी के साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पर हम एक बार इन सारे पॉइंट्स को एक बार जो है वो डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एंड पब्लिक की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी discusses the distribution pattern of a population, community, emigration, domicile and race-wise social structure। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि जो लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। जब हम आगे वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो उन पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती है। साथ ही कम्युनिटी कौन सी वहाँ पर है, एमिग्रेटेड पीपल हैं, डोमिसाइल पीपल है, या रेस वाइज वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम आगे वाले चैप्टर्स में क्लियर करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ये अगले चैप्टर में आएगा। इसके अलावा रेस वाइज सोशल स्ट्रक्चर है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि ट्राइबल्स ऑफ द वर्ल्ड की अलग अलग ट्राइबल्स सोसाइटीज़ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। तो दीज ऑल टॉपिक्स कम्स अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ पर कि आप अलग अलग पैटर्न जो है वो, जैसे कि किसी रिवर साइड एरिया में लोगों का रहने का तरीका कैसा है वगैरह वगैरह, ये सब हम आगे जो है इनको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बार वापस से रिमाइंड भी कराऊंगा कि इन फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द पॉपुलेशन एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन यानी यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि बाय अर्थ व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स। द स्टडी ऑफ different elements and effect of elements on human activities is carried out. It consists the study of natural resources, land, water, forest and minerals. जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफेक्टिव करते हैं उन सबको यहाँ पर लिया जाता है, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है या मिनरल्स है, इन सबको भी यहाँ स्टडी किया जाता है। यानी वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफेक्टिव करती है उन सबको भी ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। आफ्टर दैट द कल्चरल एटमॉस्फेयर। Cultural atmospheres in the sense all the things on the earth that are made by man are included in human geography। सारी चीज़ें जो कि इंसान के द्वारा यह बनाई गई है, यहाँ दो बातें हैं, एक तो वो सारी चीज़ें जो कि नेचुरली अवेलेबल है नेचर में, ठीक है, और दूसरी वो जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा मेड है। वो दोनों चीज़ें जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी की जाती है। इट इंक्लूड्स द अडेप्टेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है उनके साथ में इंसान का कैसे अडेप्टेशन हुआ वो सारी चीज़ें भी शामिल है। एंड ह्यूमन विद एनवायरनमेंट, कैसे ह्यूमंस जो है एनवायरनमेंट के साथ में
अडेप्ट का मतलब है समायोजित होना, जैसा माहौल है उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना। एंड द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि वो अपना जो आजीविका है, अपना जो खर्चा है वो कैसे चलाएगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा। यहाँ पर खर्चे से मतलब है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे फूड है या क्लोथ्स है या लिविंग प्लेसेस है वगैरह वगैरह। सो द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो कि एनिमल्स के थ्रू होता है, साथ ही बिल्डिंग फॉर्मिंग थिंग्स एंड द डोमिसाइल्स, इसके अलावा जो भी रिजाइडिंग प्लेसेस हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब को भी स्टडी किया जाता है, जहाँ पर कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ अडेप्ट होती है विद द एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट द टाइम पीरियड, ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर जोग्राफिकल रिलेशंस आर नॉट स्टैटिक। ह्यूमन सोसाइटीज़ और जोग्राफिकल रिलेशंस जो हैं ये एक जैसे नहीं रहते हैं, यानी स्टार्टिंग में जैसा था उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, आफ्टर दैट उनमें कुछ और चेंजेस आते हैं। तो ये एक स्टैटिक जो है प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो चेंजेस आपको होते रहते हैं। अगर हम एनिशियंट टाइम के रिलेशंस की बात करेंगे तो उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच का जो रिलेशन था वो अलग था। उसके बाद जब मिडाइवल पीरियड आया तो वहाँ पर एक अलग सिचुएशन थी एंड देन वो अलग। तो इसलिए टाइम पीरियड इज नॉट स्टैटिक इन दिस रिलेशनशिप, इट बिकम्स सक्सेसिवली इलास्टिक। ये जैसे 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 आगे हम बढ़ते हैं सक्सेसिव होते हैं, इसमें इलास्टिक आता है। इलास्टिक से मतलब है एक स्मूथनेस आती है, एक सॉफ्टनेस आती है, जहाँ पर कि हम इसे क्या नाम से और भी एक्सटेंड यहाँ कर सकते हैं इस नॉलेज को। इलास्टिक एंड डायनामिक टुगेदर विद कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, जहाँ पर कि ह्यूमंस का कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है। एडजस्टमेंट एंड रीजनल कंस्ट्रक्शंस, एडजस्टमेंट की बात यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट इन द सेंस कि जो भी चीज़ें हैं उनके साथ में ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ कैसे एडजस्ट यहाँ करता है, उन सबको भी स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद हाउ ह्यूमन कंडीशंस वेरी अलॉन्ग विद दिस। ज्योग्राफी ये भी यहाँ जो है कंसर्न करती है कि नेचर के साथ साथ ह्यूमन कंडीशंस भी कैसे वेरी यहाँ करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू नो, ये जानना भी ज़रूरी है कि हाउ द वेरिएशन हैज़ रिजल्टेड इन सच अ स्पेसिफिक मैनर। साथ ही एक तो ये कि जो भी चेंजेस हुए उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, और साथ ही ये भी जानना कि ये चेंजेस आखिर हुए कैसे, या ये किन चीज़ों का रिजल्ट है, और ये इस तरह से जो हुए ये चेंजेस कैसे हुए, तो उन्हें स्टडी भी यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप्स में किया जाता है। दिस एनवायरनमेंट प्लानिंग हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसलिए एनवायरनमेंट को प्लान करना भी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। आफ्टर दैट द लास्ट टॉपिक इज रिलेशन विद अदर रीजन्स। जैसा कि हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग और ज्योग्राफी का तो रिलेशन यहाँ पर बताया गया है अर्थ का, लेकिन इसके अलावा ये कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप्स में ह्यूमन बीइंग जो है वो केवल ज्योग्राफी के साथ ही नहीं बल्कि और दूसरे जो रीजन्स है और दूसरे जो फील्ड्स है उनके साथ भी इसके रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं। उनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक रीजन्स, सोशल रीजन्स, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। बिकॉज जब वो एक साथ एक सोसाइटी में रहेगा तो ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए भी वो एफर्ट करेगा, साथ ही एक सोशल रिलेशंस भी उनके बीच इस्टेब्लिश होंगे। जब वो एक सोसाइटी में रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका एक कल्चर डेवलप होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर रखने के लिए एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट भी वहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरे टाइप के जो रिलेशंस हैं, दूसरे जो रीजन्स हैं, दूसरे जो फील्ड्स हैं उनमें भी एक्टिव होता है। सो द रिलेशनशिप इज ऑल्सो स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स की दूसरे जो रीजन्स हैं उनमें इनका रिलेशनशिप होता है, उसे भी ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। सो ये 6 टॉपिक्स थे जो कि हम स्कोप के रूप में ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में असल में क्या पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, वो सारे टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है इसलिए हम इसे आज कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट। यानी अगर हम बात करें कि जब ह्यूमन ज्योग्राफी के स्टार्टिंग हुई थी इन द इनिशियल स्टेज, उसके बाद से लेकर आज तक जो भी चेंजेस इसमें आए हैं वो है ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट। तो इसे हमने बेसिकली जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में यहाँ बांटा है, एनिशियंट टाइम, मेडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिशियंट टाइम की। इन एनिशियंट टाइम the standard of technological development was very low and there were dominance of natural environment all around. क्या था उस वक्त? कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर किसी का डोमिनेंस था तो वो था सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट का, यानी नेचर ही सबसे पावरफुल थी, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट थी। इन वेदास, वेदों की अगर बात करें तो वेदों में हमने पहले भी पढ़ा है और आज भी हम इन बातों को मानते हैं कि सूर्य है, हवा है, अग्नि है, वाटर है, रेन है, इन सबको गॉड के रूप में हम पूजा करते हैं। तो ऑब्वियसली उस वक्त के जो लोग थे, बिकॉज टेक्निकली इतने ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं थे, उनके पास में इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, कोई उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी और इसीलिए वो इन्हें एज अ गॉड मान लेते थे। आज वो सारी चीज़ें जिनसे कि हम अफ्रेड हैं या वो सारी चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते और हमें ये खतरा होता है कि इनसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ऑब्वियसली हम भी उनके भक्त हो जाते हैं, हम भी उन्हें मानने लग जाते हैं, अंध भक्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से पहले के जो लोग थे उनके पास इस अनअवेयरनेस के कारण ये जो सारी चीज़ें थी इन्हें वो गॉड मानते थे, बिकॉज इनसे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती थी और कहीं ना कहीं ये उनके डैमेजेस का भी रीज़न थे। तो इसलिए वो इन्हें गॉड के रूप में मानते थे, जो भी नेचुरल एनिमल्स थे इनको। Historians Herodotus described the effect of atmosphere on roaming races and permanent farming races. एक इतिहासकार हुए हैं हेरोडोटस, उन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो एटमॉस्फेयर है इसका अलग अलग तरह के जो लोग हैं उन पर अलग अलग असर पड़ता है। यानी एक ऐसी रेस या एक ऐसी कोई भी कम्युनिटी जो कि हमेशा रोमिंग करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती है, उनके ऊपर इसके इम्पैक्ट्स अलग तरह से होंगे, जबकि एक ऐसी फैमिली या एक ऐसा ग्रुप जो कि कहीं पर परमानेंटली रेसाइड करता है और वो फार्मिंग करता है, तो उसके ऊपर उसके इम्पैक्ट्स अलग होंगे। तो ऑब्वियसली ये बात तो है कि जब कोई व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर घूमता रहेगा तो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आएगा, जबकि एक जगह रहने वाला जो ग्रुप है उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट जो एनिशियंट टाइम से हमें इसके बारे में पता चलता है वो है हिकिटियस, एक बेसिकली ज्योग्राफर हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है वो कंपाइल किया है अवेलेबल ज्योग्राफिकल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। इन्होंने जो भी सारी ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो वर्ल्ड की, उनको अपने एक रिकॉर्ड में कंपाइल किया है, इकट्ठा किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न का टाइम है कि हमने पीछे पढ़ा था कि फ्रेडरिक रेडजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है और यहाँ पर हिकिटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो हम बात करें, ये एनिशियंट टाइम की बात है, तो एनिशियंट टाइम में जो हिकिटियस हैं इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेडरिक रेडजेल है ये मॉडर्न पीरियड के हैं और मॉडर्न पीरियड में उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हिकिटियस इज़ अ फादर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम एनिशियंट पीरियड एंड द फ्रेडरिक रेडजेल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सो ये कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट वी गो थ्रू द मेडाइवल पीरियड। इन मेडाइवल पीरियड mystery about the countries and people began to be revealed due to efficiency in navigation, discoveries and proficiency in technology। क्या बात है? अब देखो बात समझो, एनिशियंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या कि हमारे पास अनअवेयरनेस थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास जानकारियाँ नहीं थी, इसलिए जो नेचर के द्वारा अवेलेबल था हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया एज अ गॉड, या हमने ये कर लिया कि यही सुप्रीम पावर है, हम कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने उन्हीं को ही सर्वा मान लिया। बट इन मेडाइवल पीरियड हमने हमारी टेक्नोलॉजी को कुछ डेवलप किया और उस डेवलपमेंट में हमने
नेविगेशन सीखा और उस नेविगेशन के कारण हमने कुछ नई डिस्कवरीज की, नए नए देशों को ढूंढा और उससे हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हुई और हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हुई। ठीक है। सो इन दिस पीरियड एम्फेसाइज वाज लेड ऑन इन्वेंशन एंड रीजनल एनालिसिस। अभी तक हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो चेंज हुई और हम जब कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने लगे तो इससे हमने जो रीजनल एनालिसिस है और इन्वेंशन है इन पर जोर देना स्टार्ट किया। ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो था, इसके जो मेन जो उस वक्त के फेमस ज्योग्राफर्स हुए उनके अंदर हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोवेल, पाशल, रेड्जल, विडाल डी ब्लाचा, ब्रेंचेस, ये कुछ है। इसके अलावा और भी सारे हैं। तो जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे अपने बुक में, वेन एवर द बुक्स विल अवेलेबल टू यू, उस वक्त आप इसके बाकी नेम्स भी देख सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने यहाँ पर पिक किए हैं। तो एक यहाँ से ये क्वेश्चन डेवलप होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है फ्रेडरिक रेड्जल लेड एम्फेसाइज ऑन सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये चूँकि फ्रेडरिक रेड्जल वही हैं तो उन्होंने यहाँ पर जोर दिया सिंथेटिक स्टडी को। ये वही डेफिनेशन है उनकी जो वापस आ रही है यहाँ पर। सिंथेटिक स्टडी को उन्होंने यहाँ पर जोर दिया। सिंथेटिक स्टडी से मतलब जानते हैं? सिंथेटिक स्टडी से मतलब होता है समन्वित शिक्षा। समन्वित शिक्षा मतलब जो नॉलेज हमारे पास पहले है वो, नेचर ने जो हमें दी है वो, या हमने जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं वो, इन सबको इंटीग्रेटेडली कैसे इसके अंदर से नॉलेज को निकाला जाए और इंटीग्रेटेड इन सबको करके और एक जो है फाइनल सोल्यूशन निकाला जाए, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक स्टडीज। ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटीज़ और नेचुरल जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है नेचर के अंदर, उन सबको इन्होंने यहाँ पर सिंथेसाइज करके इसका कंक्लूजन निकाला। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। इसके अंदर उन्होंने एक लाइन ऑफ थिंकिंग यहाँ पर जो है वो बताई है कि इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप जो है इसकी एक लाइन ऑफ थिंकिंग है। लाइन ऑफ थिंकिंग से मतलब है अलग अलग फेजेस में इसके अलग अलग स्कोप्स हुए, अलग अलग स्टडीज़ हुई। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है डिटर्मिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म और तीसरा है नियो पॉसिबिलिज्म। ठीक है। तो ये क्या है? ये लाइन ऑफ थिंकिंग है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट अप होगा वो क्वेश्चन होगा व्हाट आर द लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। तो वो कौन सी होगी? फर्स्ट इज डिटर्मिनिज्म, दूसरा पॉसिबिलिज्म और तीसरा नियो पॉसिबिलिज्म। फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनिज्म की। डिटर्मिनिज्म को हिंदी में कहते हैं नियतिवाद। नियति का मतलब जो होना तय है। ठीक है, कि ये मेरी नियति थी। नियति से मतलब है जो होना तय है, जो फिक्स है। ठीक है। तो पहले ये स्टार्टिंग की बात है जो एनिशियंट टाइम पे हमने जो पढ़ा था कि नेचर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल मानी जाती थी। तो ये वो लाइन ऑफ थिंकिंग है। सबसे पहली हमारी सोच इन्वायरमेंटल रिलेशंस के बारे में क्या थी कि साहब प्रकृति के पास जो है वही सबसे पावरफुल है, जो कि हम एनिशियंट टाइम में सोचते थे। ठीक है। नेचर ने जो दे दिया वो ही सबसे ऊपर है। हमने पानी को, अग्नि को, हवा को, इन सबको देवता मान लिया, इनको भगवान मान लिया। तो वो हमारी पहली स्टेज थी डिटर्मिनिज्म की। उस वक्त हमारी सोच जो लाइन ऑफ थिंकिंग थी उसमें हमारी पहली जो थिंकिंग थी वो ये थी कि प्रकृति ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद जब नेक्स्ट थिंकिंग आई तो वो आया पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब है संभाव्यवाद, जहाँ पर हमें ये संभावनाएं दिखी कि नहीं, ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर, या नेचर ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर नहीं है, हम भी कुछ और यहाँ कर सकते हैं। इसलिए इसमें हुआ क्या, ह्यूमन वॉज अपोज्ड मोर इफेक्टिव।
इसके अंदर ह्यूमन बीइंग इफेक्टिव है, चूँकि हमने जैसा कि हमने मेडाइवल पीरियड में देखा था कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ हमने नेविगेशंस भी करना स्टार्ट किया और नए नए जो प्लेसेस थे, नई जो कंट्रीज़ थी, उनको हमने डिस्कवर किया। तो ये चीज़ें कहाँ शो करती है कि कहीं ना कहीं हमने नेचर के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी या नेचर के ऊपर जो हमारा विश्वास था, उससे ऊपर हटकर हमने कुछ न्यू इन्वेंशंस किए, न्यू स्टडीज़ की और हमने इसे कंटिन्यू किया। तो इन द पॉसिबिलिज्म ह्यूमन वॉज सपोज्ड मोर इफेक्टिव, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान जो है थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं, हम भी कुछ यहाँ कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज नियो पॉसिबिलिज्म, इसे हम कहते हैं नव संभाव्यवाद। यहाँ पर वो कंडीशन है कि पॉसिबिलिज्म जो है वो डेवलप हो गया, हमने अपने आप को डेवलप कर लिया, काफ़ी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर ली और उसके बाद अभी संभावना ये आई कि हम ये मानने लगे, जो ह्यूमन बीइंग है वो ये मानने लगा कि केवल नेचर या केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती कि अकेली प्रकृति सारी आवश्यकताओं को पूरी कर दे या फिर अकेला ह्यूमन बीइंग अपनी इन्वेंशन से इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ को फाइंड आउट किया, उन्होंने यहाँ पर जोर दिया कि क्यों ना इन दोनों चीज़ों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप लाई जाए, जहाँ पर कि नेचर और ह्यूमन बीइंग के इन्वेंशंस, इन दोनों को एक्यूमुलेट किया जाए और उससे एक न्यू डेवलपमेंट किया जाए। दैट टाइम वाज कॉल्ड neo-possibilism. Fine. So emphasis was laid on the close relationship between both the nature and the human. ये जोर वहाँ पर दिया गया क्या कि नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हाँ, दिस लाइन इज थिंकिंग इज नॉन एज स्टॉप एंड थ्योरी गो। ये जो लाइन ऑफ थिंकिंग है इसे इस नाम से भी जाना जाता है, स्टॉप एंड थ्योरी गो के नाम से। एंड द इनोवेटर ऑफ नियोक्रिटिसिज्म वाज ग्रिफ्थ टेलर। ये एक और नया जो है वो क्या नाम से एक थॉट आया था, नियोक्रिटिसिज्म, जहाँ पर कि जो भी ये इसे कहते हैं नवालोचनावाद। नवालोचनावाद का मतलब जो चीज़ें अभी हैं, यानी नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें जो है, या इसमें ये बातें हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट को यहाँ पर जो है वो नेगलेक्ट किया है और अपनी जो टेक्नोलॉजिकल पावर है उसको किस तरह से ये इम्प्रूव यहाँ कर रहा है। तो उसके इनोवेटर जो हैं बेसिकली वो ग्रिफ्थ टेलर है। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नियो क्रिटिसिज्म के इनोवेटर कौन है। बाकी नियो क्रिटिसिज्म से रिगार्डिंग आपके बुक में इसमें कोई भी टॉपिक अभी एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को केवल ऐसे ही ध्यान रखना है कि हु इज़ द इनोवेटर ऑफ नियो क्रिटिसिज्म, तो दैट इज ग्रिफ्थ टेलर। या जी बस यही ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत ही छोटा था, ठीक है, ये फिनिश होता है इन दिस वीडियो। होपफुली आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी और इन केस यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली, चूँकि ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिकली हमने एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा था। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन राइट द कमेंट्स इन द यूट्यूब वीडियोज़। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी तो whenever the classes will started we will discuss there all these problems. Fine. So thank you and have a nice day. Again we will meet with a new video. Thank you. Bye bye.